जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख डिफेंस अपडेट पे। इंडियन एयरफोर्स पुराने सार्बी सर्वाइवल रेडियोस को रिप्लेस करके एक नया इंडिजिनस SDR-HH यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो हैंड हेल्ड ला रही है। पुराने सिस्टम में समस्या ये थी कि जो सर्बी रेडियोज हैं ये सिर्फ डिस्ट्रेस बीकन की तरह काम करते थे। सिग्नल्स आसानी से एनिमी इंटरसेप्ट और ट्रैक कर सकता था। सिक्योर डेटा, एंटी जैमिंग और प्रिसीजन लोकेशन ट्रैकिंग की कमी यहाँ पर देखने को मिलती थी। अब जो SDR-HH है, इसकी खासियतों की बात करें तो यहाँ पर एनक्रिप्टेड और सिक्योर कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा, एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज देखने को मिलेंगी, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट देखने को मिलेगा जिससे दुश्मन इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम होगा ये, और मॉडर्न वॉरफेयर के लिए पूरी तरीके से सूटेबल होने वाला है। अपग्रेड्स की बात करें तो इसमें IACCS इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा जहां पर पायलट की लोकेशन रियल टाइम में कमांड सेंटर को मिलेगी। गगन सिस्टम का इंटीग्रेशन होगा जिससे सब मीटर लेवल की एक्यूरेट पोजीशनिंग होगी और इसके ऑपरेशन काफ़ी फास्ट और प्रिसाइज होंगे। भारतीय सेना 155 के टर्मिनली गाइडेड म्यूनिशन जिसको TGM कहते हैं वो विकसित कर रही है, जिनका लक्ष्य है वन शॉट वन किल क्षमता, यानी कि एक ही शॉट में टैंक जैसे मूविंग टारगेट को खत्म करना। ये प्रोजेक्ट 2026 में अदिति 4 जो कि आइडेक्स फ्रेमवर्क के तहत शुरू हुआ है, इससे इसकी हाई प्रायोरिटी और अर्जेंसी दिखती है। की फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें मल्टी मोड सीकर देखने को मिलेंगे जैसे कि लेजर और इमेजिंग इंफ्रारेड या फिर मिलीमीटर वेव रेडार हमें देखने को मिलने वाले हैं जो हर मौसम और GPS डिनाइड परिस्थितियों में भी काम करेंगे। हाई प्रिसीजन हमें देखने को मिलने वाला है, इसकी CEP 1 मीटर से भी कम रखने का लक्ष्य रखा गया है। फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी, लगातार लेजर डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, और टर्मिनल मनोवरेबिलिटी भी देखने को मिलेगी, यानी अंतिम चरण में यह ट्रेजेक्टरी बदल करके मूविंग टारगेट को हिट कर सकता है। इसमें हमें हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड देखने को मिलेगा, संभव है कि टैंडम देखने को मिलेगा, और ये आधुनिक टैंक के रिएक्टिव आर्मर को भी पेनिट्रेट करने की क्षमता के साथ आएंगे। जो रैमजेट पावर्ड 155 के सेल हैं इनकी रेंज 80 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाली है, और भविष्य में बड़ी संख्या में जो इंडियन आर्मी की K9 वज्र हैं, AT AGS हैं, धनुष हैं, M777 हैं, इन सब में इनका यूज़ किया जा सकता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल प्रोग्राम जल्द ही अपने पहले परीक्षण के करीब है और इसके ट्रायल्स को बहुत जल्द शुरू किया जा सकता है। DRDO चीफ डॉक्टर समीर वी कामत सर के अनुसार ग्लाइड मिसाइल टेक्नोलॉजी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से आगे चल रही है और उन्हें इस बात की उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसके ट्रायल्स शुरू कर दिए जाएंगे। आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। बेसिकली ये एक बूस्ट ग्लाइड सिस्टम है जहां पर रॉकेट बूस्टर पहले मिसाइल को बहुत ऊंचाई और गति देता है, फिर ग्लाइड व्हीकल अलग होकर बिना इंजन के हाइपरसोनिक स्पीड पर ग्लाइड करता है। इसका जो फ्लाइट पाथ है ये अनप्रिडिक्टेबल होता है जिससे इसको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, जैसे कि जो एरोडायनेमिक हीटिंग है उससे उनको निपटना पड़ा, स्थिरता और नियंत्रण पर काम करना पड़ा, उन्नत मटेरियल और गाइडेंस सिस्टम विकसित करने पड़े, इसकी ज़रूरत थी, और ये सारे जो अभी हर्डल्स हैं ये DRDO ने पार कर लिए हैं। अब अगर आप ग्लाइड व्हीकल और क्रूज मिसाइल के बीच में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप आसान शब्दों में इतना जानिए कि ग्लाइड मिसाइल बूस्ट के बाद बिना इंजन के उड़ान भरती है, जबकि क्रूज मिसाइल स्क्रैमजेट जैसे इंजन के साथ लगातार वो प्रोपल्शन उसको मिलता रहता है और वो ज़्यादा जटिल होते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर समीर वी कामत सर ने अग्नि 6 मिसाइल को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि अग्नि 6 मिसाइल को लेकर DRDO हमेशा तैयार है, अभी प्रोग्राम जो है सरकार की मंजूरी पर निर्भर करता है। DRDO चीफ ने कहा कि DRDO तकनीकी रूप से पूरी तरीके से तैयार है अग्नि 6 का निर्माण करने के लिए। अगर सरकार की मंजूरी इस पे मिल जाती है तो काम को शुरू किया जा सकता है। ये मिसाइल अग्नि 5 से ज़्यादा एडवांस होंगी, इसमें लंबी रेंज देखने को मिलेगी, ज़्यादा पेलोड फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी, बेहतर री एंट्री टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है। इसमें MIRV यानी मल्टीपल टारगेट्स को हिट करने की क्षमताएं होंगी। मिसाइल डिफेंस को इवेट करने की क्षमता इसमें काफ़ी उच्च होने का उम्मीद है। अंतिम फैसला यहाँ पर सरकार ही लेगी क्योंकि ऐसे हथियार राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति से जुड़े होते हैं। DRDO ने पहले के जो अग्नि प्रोग्राम है उनसे propulsion, गाइडेंस सिस्टम, मटेरियल्स आदि में काफ़ी अच्छी प्रगति कर रखी है, इसीलिए नया सिस्टम जल्दी और कम जोखिम में DRDO विकसित कर सकता है, ऐसा DRDO चीफ का कहना है। MKU लिमिटेड भारत की पहली प्राइवेट डिफेंस कंपनी बन गई है जिसे इंडियन एयरफोर्स ने MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यह कॉन्ट्रैक्ट इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट के लाइफ एक्सटेंशन और ओवरहॉल के लिए है। यहाँ पर MKU करेगी क्या? MKU एयरक्राफ्ट की जो स्ट्रक्चरल असेसमेंट है वो करेगी,
सिस्टम लेवल रिपेयर्स और डायग्नोस्टिक करेंगी। इसके अलावा फुल ओवरहॉल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एडवांस मेंटेनेंस से डाउन टाइम कम करना और सर्विस लाइफ बढ़ाना इनकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने प्राइवेट सेक्टर को इस स्तर की जिम्मेदारी दी है। भारत में डिफेंस सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देने के लिए ये कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एमकेयू की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी और रिलायबिलिटी पर इंडियन एयरफोर्स को पूरा भरोसा है, इसीलिए इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन किया गया है। बड़ी बात यह है कि अब डिफेंस कैपेबिलिटी यानी सिर्फ बनाने से नहीं बल्कि उन्हें सस्टेन करने से भी तय होगी और इसी चीज को इंडियन एयरफोर्स समझ चुकी है। एमकेयू अब प्रोडक्ट सप्लायर से आगे बढ़कर कंप्लीट डिफेंस सोल्यूशन प्रोवाइडर बन रही है और ये भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए काफी बड़ी बात है। आज डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह सर ने एएनआई से बात करते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स पे जानकारी दी है। उन्होंने पहले एमका पर बात करी, जहां पर उन्होंने कहा कि एमका का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चल रहा है, जल्द ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी होगा। प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इसमें शामिल किया जाएगा और इससे इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। 6th Gen फाइटर प्लान पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इस प्रोग्राम को अकेले आगे नहीं बढ़ाएगा बल्कि इंटरनेशनल पार्टनरशिप के साथ 6th Gen फाइटर हम बनाना चाहते हैं। सरकार ने कुछ 3 कंट्री प्रोग्राम से बात करी है और इसका कारण यह है कि प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है और भारत अकेले इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता। एचएएल की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि एचएएल के रोल पर फिलहाल सवाल उठ रहे हैं। सरकार का कहना है कि सिर्फ एक कंपनी पर निर्भर रहना सही नहीं है और मल्टीपल प्रोडक्शन लाइंस हैं और कंपटीशन अगर हो तो ये बेहतर होगा। फ्यूचर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मौका तो मिल सकता है, लेकिन आने वाले भविष्य में अब हमें ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर की भूमिका निसंदेह जिसकी हम कल्पना करते थे ये वास्तविकता का रूप लेने वाली है। घातक यूकैब प्रोग्राम पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये स्टेल्थी फाइटर जैसी कैपेबिलिटी वाला यूकैब होगा और ये लगभग तेजस की कैटेगरी का विमान होने वाला है। इनिशियली हम 67 यूनिट्स को इंडक्ट करने की योजना पर काम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में नंबर्स बढ़ेंगे। इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज फाइटर जेट्स, रिफ्यूलर्स और एवैक्स की कमी है और इन तीनों के लिए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चल रहा है। अगले 1 साल में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएंगे और इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी गैप है उसको फिल करने की जिम्मेदारी का निर्वहन हमारी तरफ से किया जाएगा। डिफेंस सेक्रेटरी ने भारत के मल्टी लेयर्ड कन्वेंशनल मिसाइल फोर्स को लेकर के भी टिप्पणी करी है। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा कि भारत मल्टी लेयर्ड कन्वेंशनल मिसाइल फोर्स बनाने पर काम कर रहा है, जिसमें शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज की जो क्षमता है वो हमें देखने को मिलेगी। इस फोर्स में बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल होंगी ताकि अलग अलग टैक्टिकल ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। डीआरडीओ का हाइपरसोनिक ग्लाइड और क्रूज मिसाइल दोनों इस समय काफ़ी प्रगति कर रहे हैं। ग्लाइड मिसाइल टेस्टिंग के करीब है जबकि क्रूज मिसाइल अभी डेवलपमेंट फेज में है। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक ही प्रोडक्शन लाइन पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए और ये हमारे रिस्क को कम करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने आगे भी कहा कि जो प्रलय जैसी शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है वो टेस्टिंग के अंतिम चरण में है और कुछ स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स को टैक्टिकल रोल में अडॉप्ट किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो एडवर्सरीज के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है, जिससे भारत को अपनी प्रिपेयर्डनेस और मजबूत करनी होगी और हम इसी क्षेत्र में काम काफी गंभीरता के साथ कर रहे हैं। CSIR NAL ने तेजस मार्क 2 के सेकेंड प्रोटोटाइप के लिए जो सेंट्रीफ्यूजलाइज के कंपोजिट पार्ट्स हैं उनका पहला सेट सफलतापूर्वक आडा और HAL को सौंप दिया है। इसका मुख्य तौर पर इस्तेमाल तेजस मार्क 2 के सेकेंड प्रोटोटाइप में किया जाएगा, जबकि पहला प्रोटोटाइप HAL की तरफ से तैयार किया जा चुका है। इस डिलीवरी से ये तो हमें पता चल चुका है कि प्रोग्राम काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये डिलीवरी डिज़ाइन से मैन्युफैक्चरिंग फेज में ट्रांजिशन का एक बड़ा माइलस्टोन है। सेंटर फ्यूजलाज एयरक्राफ्ट का सबसे क्रिटिकल और लोड बियरिंग हिस्सा होता है। फ्यूल हो गया, इंजन माउंट्स हो गए, विंग इंटरफेस हो गया, ये सारी चीज़ें इसी के पार्ट होते हैं। कंपोजिट मटेरियल्स के उपयोग से वजन कम होगा, स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी बढ़ेगी और फटिक लाइफ थोड़ी बेहतर होगी। इसके रणनीतिक संकेत भी हैं। भारत अब डिस्ट्रीब्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को विकसित कर रहा है, जैसे कि HAL हो गया। इसमें CSIR NAL जैसी जो मल्टीपल प्लेयर्स हैं इनकी भूमिका काफ़ी मजबूत होती जा रही है। R&D संस्थान अब प्रोडक्शन लेवल मैन्युफैक्चरिंग में योगदान दे रहे हैं। इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी, डिलेज कम होंगे और टेस्टिंग तेज होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि जून से लेकर अगस्त के बीच में तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान से संबंधित जो जानकारी है वो हमारे सामने आ सकती है। मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन इस समय ट्विटर, जिसको हम एक्स के नाम से जानते हैं, वहाँ पर वो लोग जो तेजस प्रोग्राम को शुरुआत से ट्रैक कर रहे हैं वो दावा करते नजर आए हैं कि जून से लेकर हमें अगस्त के बीच में पहली उड़ान देखने को मिल सकती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें हमें 1 आध महीने की डिले देखने को मिल जाए, लेकिन इतना तो मैं दावा कर सकता हूँ कि 2026 दिसंबर से पहले इन सारी चीज़ों को पूरा करने के निर्देश जो हैं वो दिए जा चुके हैं।
डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने साथ में मिलकर के पहली बार नज्म एसआर यानी कि नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल सॉल्वो लॉन्च किया है। यह परीक्षण उड़ीसा के बे ऑफ बंगाल के पास हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से किया गया। एक ही हेलीकॉप्टर से 2 मिसाइलें लगातार दागी गईं और ये इस सिस्टम का पहला सफल सॉल्वो लॉन्च है या टेस्ट है। यह सफलता भारत की इंडिजिनस नेवल कैपेबिलिटी को मजबूत करती है। साथ ही डीआरडीओ की एनएसटीएल लैब और इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने मिलकर एडवांस्ड हाइड्रोडायनेमिक परफॉर्मेंस टेस्टिंग और मॉडल टेस्टिंग भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। इन परीक्षणों में हल डिजाइन, रेजिस्टेंस, प्रोपल्शन, सी कीपिंग और जो मनोवरबिलिटी जैसे अहम पहलुओं हैं उनको जांचा गया है। यह स्पष्ट है कि भारत ने एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी और नेवल डिजाइन कैपेबिलिटी में अपने कदम को काफी तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आने वाले भविष्य में हमें नज्म एमआर से भी ऐसी ही उम्मीदें हैं। उनके भी सफल जो टेस्ट हैं वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो डिफेंस में रुचि रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।